हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं मुगल साम्राज्य में बाबर के बारे में। तो बाबर के बारे में आज हम जानेंगे उसके जन्म, माता पिता, शिक्षा और शासक बनने के सफर के बारे में। और इसके साथ ही जानेंगे 16वीं सदी के आरंभ में भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में भी। तो जान लेते हैं सबसे पहले 16वीं सदी के आरंभ में भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, उसके बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं। बाबर के आक्रमण के समय स्थिति बहुत ही खराब थी भारत की। जब बाबर ने आक्रमण किया था भारत पर, उस समय जो राजनीतिक स्थिति थी भारत की वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय यानी खराब थी। सारा भारत यानी पूरा भारत जो था छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। कोई शक्तिशाली राज्य नहीं था उस समय में। 16वीं सदी के आरंभ में जब बाबर भारत आया, तब उस समय कोई भी शक्तिशाली राज्य नहीं था जो कि बाबर का सामना कर पाता। आगे है, जो विदेशी हमलावरों को रोक सकता, यानी कि बाबर के अलावा जो और भी विदेशी हमलावर आए थे भारत पर, उनका जो है सामना कर पाता। उस समय कोई भी भारत में राज्य ऐसा शक्तिशाली नहीं था, जिस कारण भारत पर हमले लगातार होते रहे, जिनमें से बाबर ने भी भारत पर हमला किया था, क्योंकि उस समय स्थिति भारत की जो बहुत ही खराब थी राजनीतिक स्थिति। इसके साथ साथ छोटे छोटे राज्यों में जो था भारत बटा हुआ था। शक्तिशाली राज्य उस समय कोई भी नहीं था जो कि किसी प्रकार के हमलावर का सामना कर पाता, जिस कारण भारत पर लगातार आक्रमण होते रहे। आगे है दोस्तों, बाबर के बारे में बात करेंगे। बाबर, जिसे हम जहीरुद्दीन मोहम्मद के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो बाबर एक निर्भय, निडर, सफल और एक साहसी सिपाही था। बाबर एक निर्भय, निडर, सफल और साहसी सिपाही था। इसके अलावा सहृदय रिश्तेदार, एक अच्छा विद्वान भी था। सहृदय रिश्तेदार यानी कि एक अच्छा रिश्तेदारी निभाने वाला और एक विद्वान भी माना गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे बाबर के जन्म के बारे में। बाबर के जन्म के बारे में बात करें तो बाबर का जो जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी को मध्य एशिया में स्थित फरगान की राजधानी अंदीजान में हुआ था। जो बाबर का जन्म हुआ था, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कब हुआ था। 14 फरवरी 1483 ईस्वी को मध्य एशिया में स्थित कहाँ, फरगान की राजधानी अंदीजान में हुआ था। आगे बात करेंगे माता पिता के बारे में। तो माता पिता के बारे में बात करें तो पिता जो थे बाबर के, उनका नाम उमर शेख मिर्जा था, जो कि तैमूर वंश से संबंधित थे और फरगना की छोटी सी रियासत के शासक थे। तो आगे है माता के बारे में। माता के बारे में बात करें तो बाबर की जो माता का नाम था वह कुतलुक निगार खानम था, जो कि मंगोल सरदार चंगेज खां के वंश से थी। शिक्षा के बारे में बात करें तो बाबर की शिक्षा के बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं है, फिर भी उस पर दो व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा था। वो कौन से दो व्यक्तियों थे जिनका प्रभाव बाबर के जीवन पर पड़ा था? वह थे अध्यापक शेख मजीद, जिनसे बाबर ने अरबी, फारसी तथा कविता सीखी थी, और नानी, जो बाबर की नानी थी, एहसान दौलत बेगम, उनसे बाबर ने राज्य प्रबंध की शिक्षा प्राप्त की थी। आगे दोस्तों, बाबर के शासक बनने के सफ़र के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि बाबर जो था उसने 1494 ईस्वी में बाबर के पिता की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो फरगना का शासक बाबर बनता है। बाबर का जो पिता था वह फरगना का शासक था। उसकी मृत्यु के बाद बाबर जो है फरगना का शासक बनता है 1494 ईस्वी में। उस समय उसकी आयु जो होती है सिर्फ 11 वर्ष की होती है। बाबर जब फरगना का शासक बनता है 1494 ईस्वी में, तब बाबर की आयु सिर्फ उम्र 11 वर्ष की होती है। 1497 ईस्वी में बाबर ने अपने पूर्वज तैमूर की राजधानी समरकंद पर विजय प्राप्त की। जो बाबर की पहली विजय थी वह
तैमूर की राजधानी, यानी उसका जो पूर्वज था बाबर का तैमूर, उसकी राजधानी समरकंद पर विजय प्राप्त की थी, जो कि बाबर की प्रथम विजय थी। परंतु बाबर को शीघ्र ही समरकंद को छोड़ना पड़ा। जो बाबर था उसे 1497 ईस्वी में समरकंद प्राप्त हुआ था विजय के रूप में, परंतु उसे जल्दी ही समरकंद को छोड़ना पड़ा था। वो क्या कारण था जो कि समरकंद को बाबर के द्वारा छोड़ना पड़ा, उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। क्योंकि उसकी गैर मौजूदगी में उज्बेकों की लड़ाकू जाति ने फरगना पर अधिकार कर लिया था। यहाँ पर आपको दोस्तों ध्यान में रखना है कि जो उज्बेकों का प्रधान था उस समय, वह शेबानी खां था। कौन था? शेबानी खां। शीघ्र ही बाबर समरकंद से भी हाथ धो बैठा। पहले बाबर फरगना से हाथ धो बैठा था, उसके बाद समरकंद से भी बाबर को हाथ धोना पड़ा। उसका जो मुख्य कारण माना गया है वह उज्बेक थे, जो कि लड़ाकू जाति थी, जिनका शासक शेबानी खां था। 1501 ईस्वी में बाबर ने शेबानी खां को पराजित कर दोबारा समरकंद पर अधिकार कर लिया। तो जो बाबर था उसने 1501 ईस्वी में शेबानी खां को हराकर दोबारा से समरकंद पर अपना अधिकार किया। परंतु जो बाबर ने समरकंद को जीता तो था, परंतु वह सिर्फ 8 महीनों के लिए ही जीता था। उसके बाद फिर से बाबर को समरकंद को छोड़ना पड़ा था। 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर जीत प्राप्त की। जो बाबर था उसने 1504 ईस्वी में काबुल को जीता। उसके बाद 1510 ईस्वी में शेबानी खां इराक के सफवी वंश के शासक शाह इस्माइल से लड़ते हुए मारा गया था। जो शेबानी खां था 1510 ईस्वी में इराक का जो शासक था, सफवी वंश का जो शासक था शाह इस्माइल, उससे लड़ते हुए जो है मारा गया था। शेबानी खां उज्बेकों का प्रधान। बाबर ने अब तीसरी बार समरकंद पर अधिकार किया और अपनी शक्ति को बढ़ाने में लग गया। आगे है दोस्तों, अब बाबर ने अपना विस्तार करने के लिए भारत की ओर ध्यान दिया। समरकंद को जीतने के बाद बाबर ने अपना जो राज्य का विस्तार करना चाहा और अब उसने भारत की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि उस समय भारत की राजनीतिक जो स्थिति थी बहुत ही ज़्यादा बदतर थी। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है कि 16वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, उसके बारे में हमने वहाँ पर पढ़ा है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए बाबर ने भारत की ओर अपना ध्यान दिया और उस पर अधिकार करना चाहा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।